हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स कर लेते हैं 21, 22, 23 सितंबर के। 2-3 दिन लेट हो गया ये वीडियो। आज की वीडियो में हो जाएगा, सारा कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। अभी एडीबी न्यूज में क्यों है? देखिए, एडीबी और भारत सरकार के मध्य अभी एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस ऋण समझौते पर लोन देने की बात की गई है। ये लोन किसको मिलने वाला है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में जो स्वच्छ पेयजल सुविधाएं हैं, इनको और बेहतर बनाने के लिए ये लोन दिया जा रहा है एडीबी की तरफ से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य को एडीबी की तरफ से लोन मिला है, या फिर राज्य का नाम लिख देगा तो फिर इस संस्था का नाम पूछ लेगा। समझ आ रहा? चलिए। और ये सारा काम जल जीवन मिशन के तर्ज पर किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं हम लोग एडीबी के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्षेत्रीय विकास बैंक है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। सदस्य नहीं पूछेगा, ना ये डेट पूछेगा, बस ये स्थापना वर्ष याद रखें। और भारत इसका फाउंडर मेंबर है, संस्थापक सदस्य भी है। हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला कहाँ की कैपिटल है? फिलीपींस की। जल जीवन मिशन का जो टारगेट है 2024 तक का, सभी ग्रामीण परिवारों को पाइपलाइन से पानी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, पेयजल कर लेंगे। चलिए, दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2022। लॉजिस्टिक समझते हैं ना? लॉजिस्टिक का मतलब होता है, अगर कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसको आपको मार्केट तक पहुंचाना है, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में जितने भी फैक्टर काम करेंगे वो सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं। जैसे अधिकरण आ जाता है, भंडारण आ जाता है, वितरण आ जाता है। और वितरण में क्या आ जाएगा? सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। अभी हाल ही में घोषणा की गई है इस नीति की। इस नीति का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट बनाना, ट्रांसपोर्ट को स्पीडी बनाना, लॉजिस्टिक को लेकर जो चुनौतियाँ हैं उनको सॉर्ट आउट करना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी परिवहन लागत जो है उसको कम से कम करना। सबसे बड़ी टास्क तो यही है। भाड़े की बहुत ज़्यादा समस्या है। अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 14 से 15% तक है। यही सब प्रीलिम में क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। जो टारगेट है इस नीति में, जो टारगेट बताया गया है 2030 तक, ये जो 14-15% है अभी लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसको 8% तक कम करना है। क्लियर है? एक तरह से क्या हो रहा है, पीएम गति शक्ति को यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। बजट में पढ़े थे ना, गति शक्ति के कितने पिलर हैं? 7 पिलर हैं, जिसमें रोडवेज़ को स्ट्रेंथन मजबूत करने की बात की जा रही थी, पोर्ट्स को, बंदरगाह को, बहुत सारी चीज़ें। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कुछ यहाँ पे बातें देख लीजिए। सागरमाला प्रोजेक्ट जो चल रहा है, इसका पर्पज़ क्या है? बंदरगाह को मॉडर्नाइज करना, आधुनिकीकरण करना। भारतमाला ये किससे संबंधित है? ये रोडवेज से है। आर्थिक गलियारे बनाए जा रहे हैं, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं भारतमाला योजना के तहत। नेशनल कॉरिडोर्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, ये सब भारतमाला के अंतर्गत हो रहा है। हो जाएगा। चलिए, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, एबोला वायरस रोग। बहुत पुराना रोग है, आज का रोग तो है नहीं। अभी इस वायरस को फिर से देखा गया था सूडान स्ट्रेन मामले की पुष्टि के बाद। युगांडा में भी एबोला वायरस डिजीज़ का प्रकोप घोषित किया गया। इसके चलते ये न्यूज में है। अब देखिए यहाँ पे ईबीडी के बारे में देखते हैं। एबोला वायरस डिसीज़ जंगली जानवरों से ये मनुष्यों में फैलता है, फिर मनुष्य से मनुष्य में फैलता है। इसकी सबसे पहले खोज की गई थी 1976 में। एबोला नाम की एक रिवर है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री है, इस कंट्री की ये रिवर है। इस रिवर के पास एक गांव है, यहाँ पर सबसे पहले इस वायरस को खोजा गया था। ठीक है, ये वैसे पढ़ते रहते होंगे, काफ़ी पढ़े हैं हम लोग पहले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइनोज़ की प्रजातियाँ देखेंगे। इस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, जिसमें हम लोगों ने ब्लैक राइनो और वाइट राइनो के बारे में डिफरेंस पढ़ा था। पहली चीज़ जानिए, दुनिया में जो राइनोज़ की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो टोटल 5 हैं, जिसमें से पहली ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ये वन हॉर्न राइनो यानी एक सींग वाले राइनो, सुमात्रा राइनो और जावा राइनो। ठीक है, ये 5 प्रजातियाँ हो जाती हैं राइनोज़ की। और जिसमें से एक सींग वाले जो राइनो है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? भारत में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, असम में। ये डे इंपॉर्टेंट है, ये डे याद रखना है। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व किया जाता। ठीक है, याद रहेगा, 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे। और भारत में राइनो की क्या स्थिति है? काजीरंगा देख ही लिया, और थोड़ी बहुत मात्रा में, थोड़ी बहुत संख्या में यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क में, उत्तर प्रदेश में भी ये पाए जाते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय राइनो प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र, इसको कई बार पीसीएस पूछा है, ये पटना में है, बिहार में।
कर लेंगे। चलिए, ब्रह्मोस मिसाइल, पहले बताइए ये सुपरसोनिक मिसाइल है या फिर हाइपरसोनिक मिसाइल है? ये सुपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक के लिए काम चल रहा है। सुपरसोनिक पता कैसे चलता है? अगर स्पीड 5 मैक से कम है तो सुपरसोनिक हो जाती है। इसकी रेंज के बारे में अक्सर पूछा गया है क्वेश्चन। 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। कई बार बढ़ चुकी है, पहले बहुत कम थी, अब जाके 290 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसको सुपरसोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्पीड है ये अभी 2.8 मैक की स्पीड से भागती है, दौड़ती है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया की मॉस्कोवा नदी पर पड़ा हुआ है। ये वाला पार्ट ब्रह्मपुत्र हो जाता है और ये वाला पार्ट मॉस्कोवा रिवर हो जाता है। ठीक है। इसका जो फ्यूल प्रोपल्सन सिस्टम है 2 चरण में होता है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, अगर पीसीएस पूछेगा तो कोडिंग में पूछा जा सकता है। तो कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा देखिए आप। पहला जो चरण है वो है सॉलिड फ्यूल प्रोपल्सन और दूसरा चरण होता है लिक्विड फ्यूल प्रोपल्सन। इसका मतलब है कि पहले चरण में सॉलिड फ्यूल से रन करती है मिसाइल और दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल से रन करती है। ठीक है। डायनेमिक मिसाइल है, आप स्थल से, लैंड से यहाँ पे फायर कर सकते हैं, वायु से फायर कर सकते हैं, समुद्र से फायर कर सकते हैं। और ये फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करती है, दागो और भूल जाओ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर आपने एक बार टारगेट को सेट कर दिया तो उसके बाद आपको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। गाइड करने की ज़रूरत नहीं है, निर्देश देने की ज़रूरत नहीं है, वो इस टारगेट को दाग के ही आएगी। ठीक है। चलिए, एक शब्द बड़ा चर्चा में है, मून लाइटिंग। इसका क्या मतलब है? मून लाइटिंग वाला जो बिजनेस है ये स्विगी, जोमेटो वगैरह इस तरह की जो कंपनीज होती हैं इनमें ज़्यादा चलता है। इसका मतलब होता है साइड जॉब। मून लाइटिंग के आरोप में अभी विप्रो कंपनी जो आईटी कंपनी है, इसने अपनी कंपनी के 300 कर्मचारियों को निकाल दिया इसी के चलते। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वो स्थायी नौकरी के साथ दूसरी जगह भी चोरी छिपे काम कर रहे थे, यानी साइड जॉब कर रहे थे। इसके चलते इन लोगों को फायर किया गया। और ये आईटी कंपनीज में देखा जा रहा है किस वजह से? क्योंकि कोविड-19 के चलते क्या हुआ, कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम की यहाँ पे सुविधा दी थी कर्मचारियों को, तो घर से काम भी कर रहे हैं और वीकेंड पे मून लाइटिंग भी कर लेते हैं। तो हर कंपनी के अपने अपने सर्विस रूल्स होते हैं, उन रूल्स के खिलाफ काम करेंगे तो फिर ऐसी स्थिति आती है। आइए देखते हैं पीएलआई स्कीम। हम लोग फिर से इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो इंसेंटिव दिए जाते हैं किसी भी कंपनी को वो रिलीज कर दिए गए। इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। इस बार जो इंसेंटिव रिलीज किए गए हैं वो है सोलर सेल मॉड्यूल के लिए। इससे पहले किस क्षेत्र को रिलीज किए गए थे इंसेंटिव, कमेंट करके बताना, ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये होमवर्क है आपका। अब सोलर पैनल भारत में ही बनेंगे। अब कंपनी को इंसेंटिव दिए जाएंगे तो हतोत्साहित नहीं होंगे, वो लॉस का उनको डर नहीं रहेगा। फंड रिलीज किया गया है 19,500 करोड़। ये डेटा नहीं पूछेगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अभी कितने क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम की घोषणा की गई है। अभी तक का जो डेटा है वो 14 क्षेत्र हैं, तो ये 14 याद रखें। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है डिपेंडेंसी को ख़त्म करना, निर्भरता को ख़त्म करना। जो भी बने भारत में बने, भारत के द्वारा बने। अभी तक भारत सोलर पैनल चाइना से बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता था, तो अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। इन सब स्कीम से डिपेंडेंसी को ख़त्म किया जाएगा, मेड इन इंडिया को बूस्ट किया जाएगा, मेड बाय इंडिया को बूस्ट किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष किस वर्ष को ऑब्जर्व किया जाएगा? 2023 वर्ष घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में। पोषक अनाज वर्ष बोल लीजिए या फिर मोटे अनाज का वर्ष बोल लीजिए या फिर बाजरा वर्ष बोल लीजिए। मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में प्रपोज किया था भारत ने 2018 में। इसको मान लिया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा। इसने अब घोषणा कर दी है कि अब 2023 को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये प्रपोजल भारत का ही था, क्योंकि भारत ही समझता है कि इन मोटे अनाजों में कितना ताकत है, कितना दम है। ये पोषक अनाज मोटे अनाज होते क्या हैं? जैसे ज्वार हुआ, सोरगम बोलते हैं इसे। समा हुआ, समा यानी छोटा दाना जो होता है बाजरा का, उसे समा बोलते हैं। बड़े वाले दाने जो होते हैं उसे मोती बाजरा बोलते हैं। और बाजरा में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, उत्पादक भी है। इसके फ़ायदे बहुत हैं। फ़ायदे देखिए आप, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें, फाइबर होता है मोटे अनाजों में, विटामिन होता है, आयरन कंटेंट अच्छी खासी मात्रा में मिल जाता है। इवन गेहूँ और चावल से ये बेहतर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि आधी जनसंख्या तो ये मानती है कि ये इसको जानवर खाते हैं, हम कैसे खा लें। लेकिन 5 स्टार होटल में जाएंगे और वहाँ पे मिस्सी रोटी खाएंगे 200 रुपये की। तो भाई ये जो मिस्सी रोटी है वो क्या है? ये ज्वार की रोटी तो है, बाजरे की तो रोटी है, जौ की रोटी है। तो होटल वाले भी ऐसी पॉपुलेशन का अच्छा खासा यूज कर लेते हैं, 200 रुपये ऐंठ लेते हैं एक रोटी का। और आजकल की पॉपुलेशन को क्या चाहिए? पाव भाजी चाहिए, नूडल्स चाहिए, मैगी चाहिए,
बर्गर चाहिए, ब्लैक डॉग चाहिए, हॉट डॉग चाहिए, है ना, यही सब चाहिए होता है। और हम लोगों ने बचपन में दादी के हाथ से बनी ज्वार ये सब बाजरा वाली रोटी खूब खाई है। अब हम सब डले हैं गांव से दूर, तो अब कहाँ नसीब होगा। मौका मिला करे तो खाया कीजिए। गांव में चूल्हे के सामने गरम गरम रोटी खाने का आनंद ही कुछ और है। और इन सब मोटे अनाज के साथ एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इनको आप कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो, कहीं भी उत्पादन कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ये जो है लाइट से ज़्यादा सेंसिटिव है नहीं। इनको कोई ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सॉइल में ये हो जाते हैं, तो बड़ी सही फसलें होती हैं। चलिए यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 21 सितंबर याद रखना है। इस बार की जो थीम है 2022 की वो है एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। याद रहेगा, नस्लवाद ख़त्म करें और शांति स्थापित करें। 21 सितंबर। आइए दूसरा डे पढ़ते हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस। ये भी 21 सितंबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। 2 दिन पढ़ लिया आपने 21 सितंबर के। इस बार की थीम देखिए, नो डिमेंशिया नो अल्जाइमर। तो थीम तो नहीं पूछेगा, क्योंकि थीम में नाम आ गया अल्जाइमर का तो नहीं पूछेगा, हर कोई लगा ही देगा। तो फिर वो डे पूछेगा। डिमेंशिया को जाना है, अल्जाइमर को जाना है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ब्रेन सेल्स जो हैं वो डेड हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। इसी रोग को बोलते हैं डिमेंशिया। चलिए यहाँ पे क्या है, छेल्लो शो। छेल्लो शो ये गुजरात का शो है। पहला फैक्ट तो याद रखना है, गुजरात। याद क्यों रखें हम लोग, क्योंकि ऑस्कर 2023 में इसको नॉमिनेट किया गया है। एक फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री है, एक बालक की कहानी है जो गांव का बालक रहता है और उसे सिनेमा से बहुत गहरा लगाव होता है। इसी पे बेस्ड एक कहानी है। ठीक है, छेल्लो शो याद रखना, गुजरात। चलिए यहाँ पर देखिए, वनलाइनर्स देखिए। चर्चा में रहा इथेरियम का संबंध किससे है। ये इथेरियम क्या है, बस इतना ही जानना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ये संबंधित है। ब्लॉकचेन का एक प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार का लक्ष्य, दूसरा देखिए, भारत सरकार का लक्ष्य एथेनॉल से पेट्रोल बनाने का कितना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 तक हम जितना भी पेट्रोल बनाएंगे उस पेट्रोल में हम 20% इथेनॉल को मिक्स करेंगे। ठीक है, ये टारगेट है गवर्नमेंट का। अभी तक जो पेट्रोल बन रहा था उसमें इथेनॉल की मात्रा 10% थी, उसको इंक्रीज करके 20% करना है टिल 2025। हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए, किस जानवर का क्लोन जिसका नाम है माया दुनिया का पहला क्लोन है। मतलब इस जानवर का पहला क्लोन है, क्लोन तो काफ़ी बन चुके हैं। किस जानवर का है, जंगली आर्कटिक भेड़िया का, वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ। इसका अभी तक कोई क्लोन बना नहीं था, इसलिए ये पहला क्लोन है इस जानवर का। चौथा है, अस्ताना फिर से किस देश की नई राजधानी बन गई है। कजाकिस्तान की। पहले भी अस्ताना ही थी, अस्ताना के बाद नूर सुल्तान बना दी गई थी 2017, फिर से अस्ताना बन गई है। ठीक। चलिए पांचवा प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस 2022 भारत के किस शहर द्वारा आयोजित की जा रही है। मुंबई के द्वारा ग्लोबल फिनटेक कॉन्फ्रेंस। छठवां देखिए, इंटरनेशनल डॉटर्स डे सितंबर के चौथे रविवार को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। सितंबर का चौथा रविवार, इंटरनेशनल डॉटर्स डे। चलिए सातवां यहाँ पे क्या है, राज्य पर्यावरण मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है, वीसी के माध्यम से हुआ है, गुजरात में। पर्यावरण से संबंधित है इसलिए इसको डाल दिया, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। सभी राज्य के यहाँ पे मंत्री, पर्यावरण मंत्री इकट्ठे हुए। आठवां प्रश्न, 2 बार बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया, उनका नाम है हिलरी मेंटल। ये यूके से बिलोंग करती थी, इंग्लैंड से बिलोंग करती थी। कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के पहले तैराक स्विमर कौन है जिसने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया। उनका नाम है एल्विस अली हजारिका। ये असम से बिलोंग करते हैं, एल्विस अली हजारिका। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स थे 3 दिन के। कीजिए इनको, कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।